हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री। और क्लास 11th केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसका हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे। तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते। तो लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के डिस्कवरी के बारे में बात की। अलग अलग मॉडल्स जैसे कि थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के बारे में हमने बात की। अब उसके लिमिटेशंस, ड्रॉबैक ये हमने देखे नहीं अभी तक। ठीक है, क्या क्या एक्सप्लेन उन्होंने किया उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और साथ ही लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था बच्चों की आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या होता है, कैसे आप फाइंड करोगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको फाइंड करने हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर फाइंड करना है, मास नंबर फाइंड करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करने हैं, तो कैसे आप फाइंड करेंगे इसके बारे में लास्ट लेक्चर में हमने बात कर ली थी। अच्छा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के क्या ड्रॉबैक्स थे, लिमिटेशंस थी, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद बच्चों बोर्स एटॉमिक मॉडल की तरफ हम बढ़ेंगे। लेकिन बोर एटॉमिक मॉडल आने से पहले कई सारे डेवलपमेंट्स हो गए थे, ठीक है, जिनकी वजह से फिर बोर्स एटॉमिक मॉडल आए। तो पहले हम वो डेवलपमेंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद बोर्स एटॉमिक मॉडल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार आप देख लीजिए जो भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी कैसे हुई, उससे रिलेटेड यानी कि डिस्कवरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी होंगे अब वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मास बाय चार्ज रेशियो से फिर हमने चार्ज फाइंड कर लिया था मिलिकन-ज़ोलरॉफ एक्सपेरिमेंट से। हमने फिर उसके बाद जो है मास बाय चार्ज रेशियो, चार्ज हमें मिल गया है, सॉरी चार्ज बाय मास रेशियो, नॉट मास बाय चार्ज, चार्ज बाय मास रेशियो से। और जब हमें चार्ज भी मिल गया है तो आसानी से हमने मास भी फाइंड कर लिया था। ठीक है, तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। तो पहले पार्ट में हमने ये टॉपिक्स कवर किए थे, फिर दूसरे पार्ट में हमने ये टॉपिक कवर कर लिए। ठीक, और फिर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के बारे में बात की, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ठीक है, न्यूट्रल एटम क्या है, फिर जो चार्ज स्पीशीज हैं वो क्या होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, कैटायंस, एनायंस कैसे फाइंड करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया था, एक ये क्वेश्चन हमने किया था, एक ही वाला क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो समरी एक बार देख लेते हैं लास्ट लेक्चर में जो भी पढ़ा था हमने। ठीक है, रदर थॉमसन्स मॉडल, मॉडल के बारे में जो रिजेंबल करता है वाटरमेलन से। रदरफोर्ड मॉडल जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हमने किया था। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये तो बहुत इजी है। आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार। आइसोटोप्स इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, आइसोटोन्स इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और आइसोबार्स इक्वल या हम कहें सेम एटॉमिक मास। चलिए, अब डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर मॉडल हम पढ़ेंगे, जहां पर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एटॉमिक स्पेक्ट्रा ये पढ़ लेना है, क्योंकि ये थ्योरीज पहले आ गई थी। ठीक है, ये पहले आ गई थी, फिर जो है बोर्स एटॉमिक मॉडल आया था। क्लियर है, तो ये सभी हम एक एक करके पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, और एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो रदरफोर्ड जो जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे ना, हमने पढ़ा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में, तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, चलिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को स्टार्ट करने से पहले रदरफोर्ड के मॉडल में जो ड्रॉबैक्स थे, जो लिमिटेशंस थी, वो हमने नहीं पढ़ी है अभी तक। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी तक हमने रदरफोर्ड के मॉडल में क्या क्या पढ़ा है, अभी तक हमने ऑब्जर्वेशंस पढ़ी और कंक्लूजन्स पढ़ा है ना, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन ही पढ़ा था। ड्रॉबैक्स के बारे में बात करेंगे। तो आप जानते हैं इस तरीके से ये मॉडल था, रेडियो एक्टिव सोर्स, यहाँ से पार्टिकल्स की स्कैटरिंग कराई गई, कुछ पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया, कुछ पार्टिकल जो है वो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, और 12,000 में से लगभग कोई एक पार्टिकल ऐसा था जो बाउंस बैक हुआ। तो हर 12,000 में से कोई एक आध पार्टिकल थे जो बाउंस बैक हो रहे थे। ठीक है, तो ये तीन ऑब्जर्वेशंस थी। कंक्लूजन क्या था कि एटम का ज्यादातर पार्ट कैसा होता है, खाली होता है, यानी कि एम्प्टी होता है। एटम में एक डेंस न्यूक्लियस है, वो डेंस न्यूक्लियस एटम के सेंटर में रहता है। ठीक है, और ये जो डेंस न्यूक्लियस है बच्चों, ये एटम से साइज में बहुत ज्यादा छोटा है। तो ये कुछ कंक्लूजन्स थे। अब आगे बढ़ते हैं, ड्रॉबैक्स के बारे में बात करें। ये इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए।
एटॉमिक स्पेक्ट्रा है ना, जो अभी हमें पढ़ना है, बोर मॉडल से पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रा आ गया, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा कि अलग अलग शेल्स होती हैं, जो बोर एटॉमिक मॉडल में आया था बाद में, वो भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें, अच्छा ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक एक करके इन तीनों पॉइंट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन आर चार्ज वेयरएज प्लैनेट्स आर अनचार्ज्ड, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे कहा था ना कि कैसे ऐसे रोटेट करते हैं, जैसे प्लैनेट्स रोटेट करते हैं सन के बाहर से, ठीक है, वैसे ये भी रोटेट करते हैं। लेकिन प्लैनेट्स तो चार्जड होते ही नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो चार्जड होते हैं, उनमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो एक टाइम तो ऐसे आएगा कि वो चार्ज जो है वो धीरे धीरे चार्ज खत्म भी तो होगा, और जब धीरे धीरे चार्ज खत्म हो जाएगा तो एटम जो इलेक्ट्रॉन है वो तो न्यूक्लियस पर गिर जाएगा, जिससे एटम हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, जिस वजह से वो हाईली अनस्टेबल है। तो यानी कि ये स्टेबिलिटी को तो एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो चलो, इलेक्ट्रॉन चार्ज होते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल। तो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग चार्ज्ड पार्टिकल्स व्हेन एक्सेलरेटेड शुड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब वो एक्सेलरेट करते हैं तो वो कुछ रेडिएशंस को एमिट करते हैं। द ऑर्बिट विल जस्ट कंटिन्यू टू श्रिंक। तो ऑर्बिट क्या होगा, कंटिन्यू श्रिंक होता जाएगा। किस तरीके से, ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से, ये आ गया इलेक्ट्रॉन ऐसा, फिर ऐसा 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 ऐसा, और बीच में ये जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे ये क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा। नेक्स्ट समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी भी ये है, पहले भी हमने एक बार डिस्कस किया था इसके। कैलकुलेशन शोज दैट इट शुड टेक एन इलेक्ट्रॉन ओनली 10⁻⁻8 सेकेंड टू स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस। तो केवल 10⁻⁸ सेकेंड में भी वो 8 सेकेंड में ही वो क्या आ जाता है, इस तरीके से न्यूक्लियस पर आ जाता है। अब इससे क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस पर है तो वो क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। इसलिए हमने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। प्लैनेटरी मॉडल न्यूक्लियस इक्वल टू सन, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्लैनेट्स के बराबर है, उनका ये कहना। इस तरीके से रोटेट, जैसे ऐसे उनका कहना था, रदरफोर्ड उन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल में बोला कि इस तरीके से वो रोटेट करते हैं। लेकिन फिर मैक्सवेल ने कहा कि ये कुछ ना कुछ, ये चार्ज पार्टिकल है, प्लैनेट की तरह कैसे रोटेट करेंगे, प्लैनेट में तो कोई चार्ज नहीं है, तो वो तो इससे रोटेट कर रहे हैं, ये ऐसे रोटेट तो करेंगे नहीं, ये कैसे करेंगे रोटेट, कुछ इस तरीके से, ठीक है, स्पाइरल में सीधा एक टाइम पर आकर के ये सीधा किस में गिर जाएगा, न्यूक्लियस में। क्लियर है, तो कैसे करेगा, इस तरीके से, देखो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जा रहा है और इस तरीके से ये गिर जाएगा किस पे, न्यूक्लियस, और ये हो जाएगा हाईली अनस्टेबल। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक, समझ में आया जो पॉइंट्स हम यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं, जो डिस्कस करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को क्यों ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इसीलिए नहीं कर पाया, ठीक है, क्योंकि मैक्सवेल का कहना था ये पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है, तो ये कुछ ना कुछ एनर्जी को रेडिएट करेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी का करेंगे, रेडिएट करेंगे। एनर्जी रेडिएट करेंगे तो धीरे धीरे एनर्जी कम भी तो होगी, है ना, कम भी तो होगी, जिससे कि वो इस तरीके से, फिर उनका कहना था कि ये लेता है लगभग 10⁻⁸ सेकेंड न्यूक्लियस पर आने में ये इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, समझ में आया इतने पॉइंट्स। चलिए इसे अब आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एमिट एनर्जी। तो ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब ये क्या होता है, इसको मैं जब हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा अलग से पढ़ेंगे ना, अभी इसके बाद हम एटॉमिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एटॉमिक स्पेक्ट्रा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, वो सारे टॉपिक पढ़ेंगे, तो वहां पर हम स्पेक्ट्रा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये इसे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रम। अब ये क्या होता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए कि इसे भी, यानी कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। क्लियर है, थोड़ा आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये पॉइंट भी समझ में आ गया। एक तो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, है ना, उनका कहना क्या था कि स्पाइरल मूवमेंट में आ रहा है ना, कंटिन्यूअस आ रहा है स्पाइरल में,
इस तरीके से एक स्पाइरल स्ट्रक्चर बना रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अपने लास्ट उसमें भी कहा। तो अगर ये स्पाइरल उसमें जा रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो ये शो करेगा एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जो क्या थी, एक प्रिडिक्शन थी, थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन थी, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम शो करेगा। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा इस तरीके से ये ऐसा कोई स्पेक्ट्रम शो नहीं करता। कैसे, इस तरीके से एक लाइन स्पेक्ट्रम ये शो करता है। ठीक है, जिसको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो इसलिए इनका एक ड्रॉबैक बन जाता है। जो आगे हमें एक्सप्लेन किया गया, जिन्हें बोर्स थ्योरी में भी हमने देखा। ठीक है, इसको हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एमिट एनर्जी। जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यू एनर्जी एमिट करेगा। तो ऐसा इसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम शो करना चाहिए था। ठीक है, ये प्रेडिक्शन था। लेकिन रियलिटी में जब देखा गया तो इस तरीके से लाइन स्पेक्ट्रा ये बनाता है, लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है, जिसको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, किसी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, किसी में इलेक्ट्रॉन कम है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा इलेक्ट्रॉन का। इसको भी जैसे यहाँ पर हम देखें तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही क्यों रखे, 10 क्यों नहीं रखे, पहले शेल में 2 ही क्यों रखे, 4 5 क्यों नहीं रखे। तो इसको भी रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो 3 क्या होगा यहाँ पर, रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स हो गए हैं। क्लियर है, एक बार आप इसे नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्लियर है। तो देखो, तो रदरफोर्ड्स मॉडल तो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ। लेकिन बोर्स मॉडल में हम इसको पढ़ेंगे कि कैसे बोर्स मॉडल में इन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, जहां पर इस तरीके की शेल्स थी, है ना, क्या बताया था इन्होंने, के एल एम एन, अलग अलग शेल्स होंगी, वो हम आगे देखेंगे। वैसे तो एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इन्होंने बताया था कि ये जो शेल्स हैं, अलग अलग शेल्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा न्यूक्लियस है, के बाहर से अलग अलग शेल्स है, ये हो गए के शेल, फिर एल शेल, फिर एम शेल, इस तरीके से अलग अलग शेल। ठीक है, अगर हम पहले शेल की बात करें तो पहले शेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, उसके लिए इनका फॉर्मूला था 2n²। क्या है, 2n²। तो अगर हम n की वैल्यू 1 रखें, यानी कि पहले शेल के लिए n की वैल्यू, k के लिए क्या होगा n, k के लिए n होगा 1, l के लिए 2, m के लिए 3। तो फर्स्ट शेल की अगर हम बात करें तो 2 × 1 का स्क्वायर, दैट इज 2, यानी कि पहले शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। दूसरे शेल की अगर हम बात करें तो 2 × n कितना है, अब दूसरे के लिए 2 है तो 2 का स्क्वायर, 2 2 4 2 8, तो दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ऐसे तीसरे शेल के लिए हम निकाल सकते हैं 2 × 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 2 18, तो तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही हम नेक्स्ट फोर्थ शेल के लिए निकाल सकते हैं ना, m, उसके बाद आएगा n, n के लिए निकाल सकते हैं, o के लिए निकाल सकते हैं, p के लिए निकाल सकते हैं। सबके लिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं कि कौन से शेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये आया था बोर्स मॉडल से, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने बताया था सही से। अब कुछ और पॉइंट्स भी थे कि जैसे जो लास्ट शेल होगा, अगर लास्ट शेल, कोई भी लास्ट शेल होगा, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये लास्ट शेल है, तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसमें कितने ही आने चाहिए, केवल 8 ही आने चाहिए। मान लो ये लास्ट शेल है, लेकिन इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन अगर ये लास्ट शेल है तो इसमें केवल 8 ही इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हम वहाँ पर जो हम बोर्स मॉडल पढ़ेंगे तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो बोर्स मॉडल में ये बताया गया, जबकि रदरफोर्ड मॉडल ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। तो आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, बोर मॉडल को। चलिए, तो पहले इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सन से कुछ तो रेडिएशन आ रही हैं अर्थ पर, इन्हें हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, कैसे प्रोड्यूस होती है, ये प्रोड्यूस होती है किसी एक्सेलरेटिंग चार्ज बॉडी से कहें। ठीक है, जैसे कि सन है या कोई सेलेस्टियल बॉडीज हैं, उनसे ये
प्रोड्यूस होती है रेडिएशन। अब ये जो रेडिएशन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इन्हें किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती ट्रैवल करने के लिए। ठीक, जैसे अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड को तो मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, है ना, बिना मीडियम के साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। लेकिन लाइट है वो बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर जाएगी। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी ऐसे हैं, इनको कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, समझ में आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में थोड़ा बहुत, बाकी इसको भी डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो अगर हम इसके नेचर के बारे में बात करें तो दो नेचर है, एक है वेव नेचर, आपको दिख रहा होगा, है ना, ऐसे वेव की तरह ही चल रहा है, एक वेव नेचर है, दूसरा है पार्टिकल नेचर। एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर, दोनों को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलिए इतना आप नोट कर सकते हैं कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। जेम्स मैक्सवेल ने दिया ये वेव नेचर ऑफ ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये तीन दिख रहे हैं, ये एक्स, वाई और जेड। ठीक है, ये क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, ये है डायरेक्शन ऑफ, सॉरी, ये क्या है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये क्या है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक, तो यहाँ से आप देख रहे हो कैसे, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखो कैसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड देखो आप कैसे जा रहा है, ये तीनों क्या होते हैं, ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीनों ही एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये डायग्राम आपको जरूर से नोट कर लेना है ना, इस तरीके से आप कर लेंगे इसको नोट। देखो यहाँ पर तो ये इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से, यहाँ पर ये इस तरीके से आप इसको बना लेना। चलिए इतना आप नोट कीजिए वेव नेचर के बारे में, जो दिया गया जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के द्वारा। ठीक है, जो कि एक फिजिसिस्ट थे। चलिए अच्छा, अभी हमने इनका एक कंट्रीब्यूशन जो हमने पीछे पढ़ा है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, इसके अलावा एटॉमिक स्पेक्ट्रा ने किसमें देखा था हमने कि वो क्या इलेक्ट्रॉन की जो स्टेबिलिटी है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, क्योंकि मैक्सवेल ने कहा था कि ये क्या करेंगे, जो एक्सेलरेटिंग पार्टिकल है वो रेडिएट भी तो करेगा एनर्जी। ठीक है, इस वजह से वो भी क्या बन जाता है, रदरफोर्ड के मॉडल का एक ड्रॉबैक बन जाता है। क्लियर है, तो इतना आप नोट कीजिए। चलिए क्लियर है, अब कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं इसके बारे में, जो वेव है। ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोपोगेशन ऑफ वेव परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि हम कह सकते हैं कि तीनों जो है आपस में म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। तीसरा, स्पीड, अगर लाइट की स्पीड की बात करें तो ये तो हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, इन्हें आप नोट कीजिए। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।